अब हम लोग बात कर लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी की। बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी क्या है? जब हम ड्रग्स लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बायो अवेलेबिलिटी इज़ द रेट एंड एक्सटेंट, इट इज़ द रेट एंड एक्सटेंट to which an administrated to which an administrated drug reaches the systemic circulation। ठीक है, इसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास ड्रग है जो कि हमारे 100 मिलीग्राम की लिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड करी है और हमारे पास उसमें से सिर्फ 70 मिलीग्राम जो है एब्जॉर्ब्ड हुई है, एब्जॉर्ब ड्रग है। ठीक है, और ये हमने ड्रग ली है, टोटल ड्रग हमने 100 मिलीग्राम लिया और एब्जॉर्ब 70 मिलीग्राम लिए। मतलब कि हमारे पास इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, एब्जॉर्ब ड्रग डिवाइडेड बाय द टोटल ड्रग, ये हमारे पास इसकी बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगी 0.7। और हम अगर इसका करें तो 70%, मतलब कि हमारे पास 70% ड्रग जो है हमारे पास वो अवेलेबल है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब वो जाके हम अपना फंक्शन करेगी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। ठीक है, इसलिए बायोअवेलेबिलिटी हमारे लिए ज़रूरी है, हमें पता चल सके कि कितनी ड्रग हमारे पास कितनी मेटाबोलाइज हो रही है और कितनी हमारे पास एक्चुअली में जाके एब्जॉर्ब हो रही है। लेट सपोज हमने इंट्रावीनस रूट्स पढ़े थे जब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें हमारे पास था इंट्रावीनस आईवी। आईवी की जो है हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है क्योंकि ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जारी होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर रूट्स सबसे ज़्यादा आईवी की होती है 100%, ओरली की भी कम होती है। अब क्या होता है कि जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास। अब ये फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या है? हम लोग इसका नाम बहुत सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि फ़र्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या है। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे पास बेसिकली फ़र्स्ट पास मतलब कि हम कोई ड्रग ओरली ले रहे हैं, वो हमारे पास स्टमक में जाने के बाद हमारे पास डायरेक्टली जो है लिवर के पास जाएगी और वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होगी। फिर जब उसका कुछ पार्ट जो है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। मतलब कि हमारे पास ड्रग जो है लिवर में जा रही है, वहाँ से मेटाबोलाइज होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, डायरेक्टली हमारे पास नहीं जा रही। जैसे कि इंट्राविनस में हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं सिस्टम, डायरेक्टली हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में जारी होती है, लेकिन फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में वो पहले लिवर के पास जाती है फिर वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास जाती है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी को बहुत अफेक्ट करती है, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारे पास लिवर से गुजर के आ रही है, वहाँ पे मेटाबोलाइज भी हो सकती है, कम्प्लीटली एलिमिनेट भी हो सकती है, हमारे पास एलिमिनेशन में भी जा सकती है। इसलिए हमारे पास ये हमारे पास बहुत अफेक्ट कर रही है बायो अवेलेबिलिटी को। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। लेट सपोज सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स हमारे बायो अवेलेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। सॉलिबिलिटी मतलब कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं मतलब कि हाइड्रोफोबिक ड्रग्स जो होती है हमारे पास लिपोफोलिक होती हैं, मतलब कि हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होती हैं। लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं हमारे पास इजीली पास आउट कर जाती हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होती हैं, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस आउट कर जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस आउट हो जाती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं। हाइड्रोफिलिक जबकि नहीं क्रॉस हो पाती, इसलिए सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स भी अफेक्ट करती है बायो अवेलेबिलिटी को। जबकि हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास थर्ड फैक्टर है हमारे पास केमिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब कि कुछ ड्रग्स होती है हमारे पास, कुछ ड्रग्स हमारे पास सच एज पेनिसिलिन जी, पहले ये लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। केमिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, कुछ ड्रग्स होती है हमारे सपोज हमारे पास पेनिसिलिन है, ये अनस्टेबल होती है इन द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स में। और कुछ होती हैं लेट सपोज जैसे कि इंसुलिन है, वो हमारे पास कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है डिग्रेडेटिव एंजाइम्स के जरिए जीआई ट्रैक में। इसलिए कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास पीएच मीडियम के अफेक्ट होती हैं, जो पीएच एसिडिक पीएच में आके जो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और अपना फंक्शन सही से नहीं दिखा पाती, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो वो बायो उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुँचेगी। तो ये भी हमारे पास ग्रेटली अफेक्ट कर रही होती है बायो अवेलेबिलिटी को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन।
नेचर ऑफ द ड्रग, नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास अल्टर कर दी है नेचर ऑफ द ड्रग से भी, केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग, पार्टिकल साइज का, सॉल्ट फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है, अगर हमारे पास सॉल्ट फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कोटिंग है, उसके पास कोई एक्सिबिशंस है, बाइंडर्स हैं या डिस्पेंसिंग एजेंट्स है, ये बेसिकली पूरे सॉल्यूशन को अफेक्ट कर रही होती हैं और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करती हैं। लेट सपोज हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है तो वो डायरेक्टली हमारे पास जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन एज़ कम्पेयर तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है ड्रग का तो वो हमारे पास एब्जॉर्ब होने में इसके बाद ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। इस वजह हमने देखा है कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लेट सपोज हमने कहा हमने देखा इसके चार फैक्टर्स हैं। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारे पास फर्स्ट पास है, कुछ ड्रग्स होती हैं डायरेक्ट स्टमक से एब्जॉर्ब होने हेपेटिक लिवर के पास चली जाती है, वहाँ पे मेटाबॉलाइज होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती हैं, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती हैं, तो ये भी बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, अगर हाइड्रोफोबिक है तो डायरेक्टली जो है हमारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाएंगे और उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा मिलेगी आपको। केमिकल स्ट्रेमिंग कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि पीएच की वजह से अफेक्टेड होती हैं, पीएच ज़्यादा होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे पहुँचेंगी, ठीक है। और नेचर ऑफ द ड्रग जैसे पार्टिकल साइज वगैरह हो गया, मॉलिक्यूलर वेट, ये भी रेडली एब्जॉर्प्शन रेट को अफेक्ट करता है। कौन कौन से फैक्टर्स देखे हमने, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, केमिकल इंस्टेबिलिटी, नेचर ऑफ द ड्रग्स, ये सब हमारे पास जो हैं बायो अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स हैं। एक और चीज़ होती है हमारे पास बायो इक्विलेंस। अब हम देखते हैं कि बायो इक्विलेंस क्या होता है। ये फैक्टर्स में नहीं आता लेकिन फिर भी आपको आप लोग को पता होना चाहिए कि बायो इक्विलेंस क्या होती है। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है कि जो दो ड्रग के फॉर्मुलेशन, अगर हमें दो ड्रग दी जा रही हैं वो बायो इक्विवेलेंट हो, मतलब कि दोनों जो है कि अवेलेबिलिटी और टाइम अचीव हो, दोनों की ब्लड कंसंट्रेशन में एक जैसी हो, तभी वो जो है उसे हम बायो इक्विवेलेंट कह सकते हैं। मतलब कि दो ड्रग्स हमें दी जा रही हैं, उनका सेम डोज हो, सेम डोज हो, सेम टाइम पे दी जाएं और सेम ही उनका सिमिलर टाइम पे ब्लड कंसंट्रेशन में सेम हो, कंसंट्रेशन में ब्लड, मतलब कि कुछ ड्रग्स होती हैं, हमने हेपेटिक देखा था कि वो बायोअवेलेबिलिटी उनकी कम होती है, वो ब्लड कंसंट्रेशन में ज़्यादा नहीं जा पाती हैं। कुछ ड्रग्स तो हमें ब्लड कंसंट्रेशन भी सेम हो, उनको हम बायो इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और उनको फार्मास्यूटिकल बायो इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं अगर वो सेफ्टी प्रोफाइल्स वगैरह के लिए हों। बायो इक्विवेलेंस वैसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत सिंपल से है, मतलब कि अगर दो ड्रग्स जा रही हैं वो सेम डोज हो, उनका सेम पीक टाइम हो, जो ब्लड कंसंट्रेशन में सेम हमारे पास प्रेजेंट हो ब्लड एट द सेम टाइम, तो उसे हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डेट्स इट।